हेलो बस ड्रीमर्स, आज तारीख है 19 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कार्टून फिर अगेन जैसा कि कल था कि प्रशांत भूषण को क्या किया गया है कि कन्विक्टेड करार दिया गया है किसके रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ठीक, इस पिक्चर में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल में हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल इंडिया और नेपाल के रिलेशन के रिगार्डिंग है। देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन था, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कह रहे कि उसमें काफ़ी दरार आ जाती, काफ़ी दूरियां आ गई थी। ठीक है, तो अभी रिसेंट में हुआ क्या कि 15 अगस्त में हुआ क्या कि नेपाल के पीएम ने क्या किया कि इंडिया के पीएम से बात की, पीएम मोदी से बात की। तो अब ये उसी के रिगार्डिंग ये पूरा पूरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सबसे पहले प्रीवियस सिनारियो पर बात की जाती है कि जैसा कि जो नैरेटिव क्या है, नेपाल का नैरेटिव क्या है, कि नेपाल ने कैसे कैसे स्टेप्स उठाए हैं। कि देखिए जब 2019 में इंडिया ने क्या किया कि अपने मैप को मॉडिफाई किया, तो इंडिया के मैप के मॉडिफिकेशन के बाद से जो नेबरिंग कंट्रीज थी जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि अपने अपने जो है बिल्कुल फॉर्मेटिव मतलब बिल्कुल मॉडिफाइड मैप को क्या किया कि इशू कर दिया। ठीक है, अब लेकिन नेपाल वाले के साथ केस थोड़ा सा दूसरा है। नेपाल के साथ दो तीन तरह के इश्यूज हैं। एक है कि काला पानी वाला रीजन, ठीक है, तो और एक है कि एक लिपलांग एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो जो काला पानी वाले रीजन है, अब उसमें नेपाल का नैरेटिव ये है कि इन द ईयर ऑफ 1815 में जो सगौली की ट्रीटी हुई थी, कह रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना काली रिवर के वेस्टर्न वाला पूरा पूरा हिस्सा किसका है, नेपाल का है। ठीक है, बट आफ्टर हुआ क्या था कि 1858 और 60 के आसपास होता क्या कि वहाँ से मतलब कि वेस्टर्न वाले फ्रंट से भी एक रास्ता जो मानसरोवर के लिए जाना था, कह रहे कि वो वाला लैंड अंग्रेजों ने ले लिया था। अंग्रेजों ने वो लैंड मानसरोवर के लिए नहीं लिया था, उन्होंने तिब्बत से ट्रेडिंग के रिगार्डिंग लिया था कि उन्हें करना क्या होता था कि तिब्बत से ट्रेड करना होता था। तो इसकी वजह से नेपाल से एक लैंड या एक जो पूरा रास्ता होता है, कह रहे वो उन्होंने लिया हुआ था या रास्ता बना लिया था, और उस वक्त नेपाल एग्री भी हो गया था। तो नेपाल आज़ादी के बाद से भी मतलब कभी भी उसने क्लेम नहीं किया था इस तरह से, जो अचानक से अभी बोला कि ये जो पूरा पूरा रीज़न है काला पानी वाला वो मेरा है। ठीक है, अब राइटर यहाँ पे कहते क्या हैं कि देखिए नेपाल के साथ जो वहाँ पे ये लिपुलेक ट्रायंगल के पास जो इशू है, कह रहे वो जहाँ पर कौन कौन सी, जैसे वहाँ पर चाइना भी हो गया, नेपाल हो गया और इंडिया हो गया, तो तीनों के बीच में वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो उस वाले रीजन को हम देख लें, काला पानी वाले रीजन को देख लें, जहाँ पर वो 1815 को अपना पूरा पूरा वो मानना चाहता है। ठीक है, तो कह रहे कि जितने भी इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, कह रहे हैं कि इंडिया और नेपाल, कह रहे इन दोनों के बीच में क्या है कि कल्चरली बहुत ज़्यादा टाइप है। तो लोगों के बीच में मतलब पीपुल टू पीपुल का इंटरेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है। तो नेपाल के साथ तो इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ही डील करना चाहिए। और कह रहे हैं कि बात हुई है, कह रहे हैं तो और अच्छी बात है, कह रहे हैं फर्दर और बात होनी चाहिए। कह रहे हैं क्या होना चाहिए, कह रहे हैं ऑन टेबल आप बात करिए और नेपाल को आप कन्विंस करिए, क्योंकि नेपाल मतलब इतना भी गया गुजरा नहीं है, इतना भी मतलब वैसी कंट्री नहीं है जिसके साथ आपके मतलब इतने खराब रिलेशन हो कि आप उसे बिना बातचीत के चीज़ों का सुलझा न सकें। ठीक है, तो राइटर उसी के रिगार्डिंग पूरी बात करें और फिर से पूरे सिनेरियो का क्या कर रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए नेपाल के साथ जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, कह रहे हैं इंडिया के पास अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि उसने श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स थे, कह रहे हैं उसे रिजॉल्व किया है। तो कह रहे हैं एक नेपाल भी है, कह रहे हैं आप नेपाल के साथ भी आप अपने बॉर्डर के डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व कर लो। तो जो आपका मेन फोकस होगा वो केवल पाकिस्तान और इवन चाइना ही होगा। और पाकिस्तान के साथ भी एक मेजर रीजन पर, एक बड़े एरिया पर क्या हुआ था कि हमने जो डिमार्केशन हुआ था, कह रहे हमने प्रॉपर तरीके से उसे भी सुलझा लिया था। ठीक है, बट दुश्मनी तो है ही, बट जो बॉर्डर का जो डिस्प्यूट था, कह रहे वो अभी रिजॉल्व है इवन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी। कह रहे बस इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट इसलिए है कि जस्ट क्योंकि 1962 के वॉर में क्या हुआ था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कह रहे उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज क्लेम करना स्टार्ट कर देती हैं और एक बफर जोन सा क्रिएट हो गया है। इसकी वजह से चाइना के साथ क्या हो पा रहा है कि बॉर्डर का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। बट राइटर अगेन कहते हैं कि नेपाल के साथ आप क्या कर सकते हो कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बिल्कुल ऑन बोर्ड पर आप उन्हें लेकर के आओ और कुछ उनके हित की बात करो, कुछ अपने हित की बात करो और अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हुए ये जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है आप इसे रिजॉल्व कर लो। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो रिगार्डिंग द व्हाट की
यूरोपियन यूनियन में क्या है कि एनर्जी क्राइसिस के रिगार्डिंग है। देखिए पूरे पूरे अगर यूरोप की बात करोगे तो यूरोप को एनर्जी मिलती कहाँ से है? यूरोप को एनर्जी मिलती है रसिया से, ठीक है। तो यूरोप का जो जब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कह रहे वो रसिया पर है, ठीक। तो इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, ठीक है। तो अब टर्की के साथ सिनारियो ये है कि उसे यूरोप ने एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। टर्की को एक्सक्लूड कर दिया है। अब एक्सक्लूड किसके रिगार्डिंग कर दिया? क्योंकि जो यूरोप के जो एनर्जी सोर्स वाले जो रीजन थे जैसे इजिप्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब ये इजिप्ट वगैरह से जो एनर्जी को क्या करना चाहता है यूरोप ले करके एक पाइपलाइन बिछाना चाहता है कि उसके थ्रू करना क्या चाहता है कि जो यूरोप के बिल्कुल जो साउथ वाले रीजन है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एनर्जी की ऑयल वगैरह भी है, गैस वगैरह भी है, तो वो क्या चाहता है कि एक पाइपलाइन का हम निर्माण कर लें और पाइपलाइन का निर्माण करके हम क्या करेंगे कि हम अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, जो अभी रसिया पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है, कह रहे हम क्या करें कि रसिया से अपनी थोड़ी सी डिपेंडेंसी को कम कर दें। लेकिन ये वाली बात जो है टर्की को बुरा लग जाता है। अब टर्की को अब ये वाली बात बुरी लग रही है, तो इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है। तो अब इनके साथ क्या होगा कि बॉर्डर के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं कह रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्लेम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। कह रहे हैं टर्की ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा, और इवन अपनी जो फ्लीट थी कह रहे उसने भेज दिया था वॉर के लिए, लड़ाई के लिए। तो करना क्या पड़ा था कि फिर उसके बाद फ्रांस को आना पड़ा। तो फ्रांस आता है अपने डिस्प्यूट की मतलब कि वो सिक्योरिटी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि फ्रांस क्या है, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। तो अगर यूरोप में पूरे यूरोप में अगर किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने वाली बात होती है तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कह रहे ये तो उनके प्रॉफिट की बात है, ठीक है। तो अब उसमें अगर कोई टांगड़ आएगा या फिर अगर उसमें कोई डिस्प्यूट क्रिएट करता है तो क्या करेगा, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो इजराइल हो, मतलब कि जो वेरियस कंट्रीज़ हैं करें जिनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है वो क्या करेंगी, अपने इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टर्की को वहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो टर्की का कुछ रीज़न ऐसा है कि जो यूरोप में आता है, कुछ एशिया में भी आता है टर्की का कुछ पार्ट, ठीक है। तो टर्की वाला जो रीज़न है वो चाहता क्या है, कह रहे कि उसे इंक्लूड किया जाए और इस पूरे पाइपलाइन वाले सिनेरियो में कह रहे उसका भी अपना क्या हो, एक शेयर हो, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग ये पूरा डिस्प्यूट है। और इस आर्टिकल में राइटर क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि देखिए टर्की के साथ कि टर्की को भी आपको एक रेस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए। और इस प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है कह रहे हैं ऐसे किसी कंट्री को, क्योंकि टर्की क्या है कि पार्ट ऑफ द नाटो मेंबर भी है, कह रहे पहली बात तो वो नाटो कंट्री है, ठीक, यानी उसको थोड़ा सा आपको वेटेज देना चाहिए और उसकी मिलिट्री पावर भी है। कह रहे हैं इस प्रकार से अगर आप पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हो पूरे यूरोप में तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से किसी भी कंट्री को बिल्कुल आइसोलेट तो नहीं करना चाहिए, वेदर वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और इस तरह से वन साइडेड अगर आप यूनिलेटरली अगर आप डिसीजन लेते हो तो कह रहे हैं मे भी वहाँ के यूरोप के पीस के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग द जो क्रिमिनल लॉ है, लॉ का जो प्रोसीजर है, कह रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि उसे संशोधन करने की बात हो रही है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है। देखिए प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गया कि जब इसके लिए कि आप करते क्या हो कि एक टेम्पररी आप कमेटी के गठन करने की बात करते हो, ठीक है। तो पहला सवाल तो यही कि आप टेम्परेरी क्यों कर, परमानेंट कमेटी क्यों नहीं गठित हो रही है, जो फर्दर अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आता है या फर्दर इसकी कोई मीटिंग वगैरह करके कह रहे हैं इसमें प्रॉपर उसका सोल्यूशन निकालते रहेंगे। कह रहे हैं ऐसा करने की बात कह रहे हैं कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसकी कंपोजिशन का, ठीक। कह रहे जुडिशरी में अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस अगर आ रहे हैं तो जो जुडिशल सिस्टम के लोग हैं कह रहे हैं इनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। बट अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट उन्हें एक सीमा तक इग्नोर करने की कोशिश कर रही है या उनके कंपोजिशन को क्या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रख रही है, कि मतलब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जिसके पास है कह रहे उन्हें ही क्या कर रही है, ये जो क्रिमिनल लॉ में जो अमेंड करने की बात हो रही है कह रहे 1860 से ये पूरा प्रोसीजर चला आ रहा है, ठीक। तो अब उसमें वेरियस केसेस हैं, कह रहे हैं कि देखिए कि प्रॉब्लम्स केवल एक जगह पर नहीं है, ठीक है, और केवल एक सोसाइटी के लिए आप कोई चीज़ बदलने वाले हो नहीं। और जब आप अमेंड करोगे तो इस पूरे क्रिमिनल सिस्टम से जितने लोग जुड़े हुए हैं कह रहे हैं वो हर किसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो क्राइम करने वाला हो, चाहे क्राइम उसे रोकने वाला हो, और चाहे जिसके साथ क्राइम हो रहा हो। तो क्राइम तो मतलब कि हर एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी में एग्जिस्ट करता ही है, फिर वो चाहे कोई ट्राइबल कम्युनिटी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न
स्टेट्स हों, चाहे वो साउथर्न स्टेट हों, चाहे वो वेस्टर्न स्टेट्स हों, और चाहे नॉर्थन इंडिया हो, इवन चाहे कुछ ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर आपने उनको क्या करके रखा हुआ है कि बिल्कुल क्वारंटाइन में करके रखा हुआ है, बिल्कुल वहाँ पे इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आपने वहाँ पर बना कर रखी हुई केवल इंसर्जेंट्स की वजह से। कह रहे कि क्राइम से रिलेटेड तो कह रहे हैं वो सभी है, लेकिन आप उनको प्रॉपर क्या कर रहे हो कि आप अपने कंपोजिशन में, आप कमेटी की कंपोजिशन में आप उनको मतलब पार्टिसिपेशन उनका नहीं है, ठीक है। तो कहने जब इस प्रकार के लॉ जब अमेंड होते हैं तो इसका पार्टिसिपेशन हर सोसाइटी से होना चाहिए, और इवन ऐसे ऐसे लोगों को इस कंपोजिशन में डालना चाहिए, उस कमेटी का मेंबर बनाना चाहिए जो सोसाइटी के वेरियस डायमेंशन का एक्सपीरियंस रखते हों, ठीक है। और यहाँ पे जुडिशरी का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसी को तो इसका क्या करना है, उसकी निगरानी करनी है और उसी को इम्प्लीमेंट भी करवाना है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, कह रहे हैं अगर आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसमें नॉर्थन इंडिया का आप पूरा आप कर दो, डोमिनेशन कर दो और गवर्नमेंट के लोग ही उसमें रहें, तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी वो चेंजेस कर ले। तो कह रहे होगा क्या कि फर्दर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाओगे, क्योंकि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर फिर वो एक्सेप्टेंस होगा नहीं और फिर प्रॉब्लम्स आपकी बनी रहेंगी। कह रहे बेटर तो ये होगा कि अगर जो डेमोक्रेसी में अगर आप किसी भी प्रकार के अगर चेंजेस करते हो तो कह रहे वो चेंजेस करने के लिए आप ये वाला फार्मूला आप अपना लो कि जो भी आप कमेटी है, कह रहे कमेटी में हर सोसाइटी से और हर मतलब जोन से, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, कह रहे कि हर जगह से आप क्या करोगे कि उन लोगों को आप उसमें आप उसका पार्ट बनाओ और उनका पार्टिसिपेशन उसमें आप बढ़ाओ, सो दैट कि जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर जब आपका बन करके तैयार हो या फिर जब आप उसमें मॉडिफाई करो तो उसकी एक्सेप्टेंस एक बड़ी पॉपुलेशन के पास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इंटरनेट के जो यूजर्स हैं, कह रहे हैं आपने तो यह ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रखी भी नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपने पहले तो डाला था कि कौन कौन कमेटी के मेंबर होंगे, फिर आपने उसे वो कर दिया, मतलब अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लिया बिना मतलब बिना किसी भी डिस्कशन के, बिना किसी भी रीज़न के आपने उसको क्या कर दिया फिर मॉडिफाई कर दिया। फिर आपने उस कमेटी का मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे वो डिस्कस करेंगे, बेस क्या होगा, कह रहे हैं आप ऐसी कोई भी डिटेल आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपने उसे पब्लिश किया नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक तो जब इतना इंपॉर्टेंट लॉ आप अमेंड करने जा रहे हो और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आप पब्लिश नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और इंडिया में केवल 10% की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इंटरनेट का यूज़ करती, एक्टिवली यूज़ करती है, ठीक है। और उसमें से भी क्या है कि फीमेल्स बहुत कम होती हैं कि जो इंटरनेट पर क्या करती हैं, वो बराबर एक्सेस करती रहती हैं या बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, ठीक है। तो उसमें से भी जो एक्टिव यूज़र्स हैं, कह रहे हैं वो कहाँ पर हैं आपके, वो अर्बन सोसाइटी में, वो रूरल सोसाइटी में है नहीं। तो उन्हें इफ़ेक्ट करने वाला या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो बिल्कुल रूरल एरिया में रहते हैं, कह रहे वहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन को तो आप पहुँचा ही नहीं पाओगे। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन को आप डिसेमिनेट नहीं करोगे तो वहाँ तक उनकी बात तो पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये इशू है, कह रहे हैं आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस केस को मतलब कि बहुत ही डेमोक्रेसी के साथ, मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ आप क्रिमिनल प्रोसीजर में किसी भी प्रकार का आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट में है आर्टिकल जो डिस्कस करने के लिए, वो देखिए वो रिगार्डिंग द प्री कंसेप्शन और जो प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कह रहे हैं उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। अब देखिए ये जो टेस्ट था ना कि मतलब आप बेबी के आप जेंडर को जस्ट आप क्या करते हो कि आप पहले डिसाइड कर लेते हो, ठीक है, कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो इसमें 30th ऑफ जून तक आपको क्या मिला था कि रिलैक्सेशन मिला था कि चलो ठीक है कि अब इस वाले लॉ को क्या किया जा रहा है कि अब एबॉलिश कर दिया जा रहा है। क्योंकि आपके इससे पहले क्या होता था कि लॉ ऐसा है कि आप किसी भी क्लिनिक में या फिर कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स वो जेंडर आइडेंटिफाई करके आपको बता नहीं सकती, अगर ऐसा करती है तो वो एक क्राइम है, ठीक। लेकिन अप्रैल में 6 अप्रैल में क्या हुआ कि एक बिल्कुल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है और इस वाले लॉ को नलीफाई किया जाता है 30th ऑफ जून तक। लेकिन देखिए 30th ऑफ जून तक नलीफाई करने के बाद इसके एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग और या गैजेट वगैरह में किसी भी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन होता है, कह रहे हैं कि वापस से इसके लिए स्ट्रिक्ट किसी प्रकार का निर्देश दिया नहीं गया है। कह रहे हैं प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हो जाएगी कि जब सिचुएशन इतनी नॉर्मल है नहीं, जब सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, कह रहे उसके बावजूद भी कह रहे हैं आप 30 जून के बाद भी इस वाले लॉ को आप नलीफाई करके रखते हो। तो कहते हैं कि जो नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नए क्लिनिक्स हैं, तो कह रहे हैं कि उन्होंने इसके
इसके जो इसका पूरा रेडियोलॉजी क्या कह रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। और अब उनका जो डेयरिंग है कह रहे हैं कि अभी राइट नाउ होता क्या था, इससे पहले क्या होता था कि वो ये काम छिप करके करते थे, लेकिन जब से आपने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद से इस लॉ को इम्प्लीमेंट या जो एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, तो काफ़ी क्लिनिक्स या काफ़ी हॉस्पिटल्स में कह रहे हैं कि ये वाला काम बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। कह रहे हैं कि ये अपकमिंग द सोसाइटी के लिए, और जो हमने इतने टाइम तक क्या इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ था, कह रहे उस पर एक आघात सा सिद्ध होता है। ठीक है, तो राइट है फिर वही कह रहे हैं कि इसके आगे इसे बढ़ाना नहीं चाहिए और इस वाले लॉ को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। तो आज की तारीख में हमारे पास केवल द हिंदू के आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस में भी उतने रेलिवेंट आर्टिकल नहीं थे, जो भी थे वो रिपीटेड आर्टिकल थे, इससे पहले भी वो डिस्कस किए जा चुके थे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।